नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। देश की मशहूर लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए का मुकदमा चलाया जाएगा। अरुंधति ने 2010 में जम्मू कश्मीर पर आयोजित एक जलसे में विवादित भाषण दिया था। दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर मौजूद एलटीजी ऑडिटोरियम में हुए इस जलसे का नाम आजादी द ओनली वे था। उसमें अरुंधति रॉय ने कहा था कि जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक लिहाज से कभी भी भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था और ये बात खुद भारत सरकार भी मान चुकी है। उस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की आजादी की वकालत की गई, आजादी के नारे लगे। So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. इस भाषण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने शिकायत दर्ज की थी। 2010 की इस शिकायत के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरुंधति रॉय और कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट की धारा 45 के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि अरुंधति रॉय कौन है और आखिर क्यों सरकार के इस फैसले पर इतना हंगामा मचा हुआ है। अरुंधति रॉय मशहूर लेखिका हैं। उन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है। इसी उपन्यास और पुरस्कार से वो चर्चा में आई। इसके बाद उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में हिस्सा लिया। तब से वो ज्यादातर मानवाधिकार और पर्यावरण से जुड़े मसलों पर लिखती हैं। उन्होंने नक्सलियों को हथियारबंद गांधीवादी की उपमा दी थी। नक्सलियों और नक्सल आंदोलन पर उनकी पुस्तक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी तुलनात्मक अध्ययन किया है, जो कि डॉक्टर एंड द सेंट के नाम से प्रकाशित है। उन्होंने एक फिल्म मैसेज साहिब में अभिनय भी किया है। इसके अलावा भी उनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं। इन दिनों वो इस्लामिक मुल्क कतर की फंडिंग से चलने वाले न्यूज चैनल अल जजीरा के लिए भी लिखती हैं। रिश्ते में वो एनडीटीवी के संस्थापक डॉक्टर प्रणव रॉय की बहन भी लगती हैं। अरुंधति के संक्षिप्त प्रोफाइल के बाद लौटते हैं ताजा विवाद पर। इस पूरे विवाद के दो पहलू हैं। पहला, अरुंधति रॉय के 14 साल पुराने भाषण के आधार पर अब यूएपीए का मुकदमा चलाना, और दूसरा, अरुंधति का ये तर्क कि जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं था। अरुंधति के खिलाफ यूएपीए का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का जो सवाल है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि क्या किसी लेखक, वक्ता और बुद्धिजीवी के खिलाफ उसके कितने पुराने भाषण के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या कानून को 10, 20, 30 साल बाद पुराने भाषणों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन इससे पहले अरुंधति के भाषण पर चर्चा कर लेते हैं। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी लेखक को, बुद्धिजीवी को, पत्रकार को किसी मुल्क की मूल अवधारणा, उसके ढांचे, उसकी संरचना और उसके प्रतीकों पर चोट करने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। इस सवाल का मूल्यांकन करते हुए हमें ये भी हमेशा ध्यान में रखना होगा कि किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करना और किसी देश की समूची अवधारणा को चुनौती देना दोनों दो मामले हैं। अरुंधति के जिस बयान के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है, वो बयान भारत के किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत की समूची अवधारणा को खारिज करता है, भारत के मूल स्वरूप को चुनौती देता है। अरुंधति रॉय उस भाषण में भारत के एक और बंटवारे की वकालत करते हैं। हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इसके 3 हिस्से हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के भी 2 हिस्से हैं, एक आजादी से पहले के भारत का इतिहास और दूसरा आजादी के बाद के भारत का इतिहास। अपने तीनों ही कालखंड में भारत अलग अलग स्वरूप में मौजूद रहा है,
ऐसे में सवाल है कि क्या अतीत की किसी संरचना को, ढांचे को वर्तमान ढांचे पर थोपा जा सकता है? मसलन जिस तरह अतीत के कुछ हिस्सों को आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए उसे अलग कर देना चाहिए, तो क्या उसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि अतीत में जो भी क्षेत्र भारत का हिस्सा रहे हैं, भारत को यह अधिकार है कि वो उन पर कब्जा कर ले? या इतिहास को सिर्फ अलगाववाद, बंटवारे और विभाजन के पक्ष में ही खड़ा किया जा सकता है? अखंड, विस्तृत और अविभाजित राष्ट्र का सपना रखने वालों के पक्ष में इतिहास को क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता? उदाहरण के तौर पर चीन अपने पास के एक मुल्क ताइवान को अपना मानता है। इसकी कुछ ऐतिहासिक वजहें भी हैं। तो क्या चीन को ये इजाजत दी जा सकती है कि वो इतिहास को आधार बनाकर ताइवान पर कब्जा कर ले? ठीक इसी तरह भारत में भी बहुत से लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपना मानते हैं। अतीत में वो भारत का हिस्सा रहे भी हैं। तो क्या इसी अतीत के आधार पर अखंड भारत का सपना देखने वाले लोगों को ये इजाजत मिलनी चाहिए कि जब उनकी क्षमता हो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा कर लें? जब इतिहास को खंडित और विभाजित आख्यानों के पक्ष में खड़ा किया जा सकता है, तो एकीकृत और अखंड राष्ट्र के आख्यान के समर्थन में उन्हें खड़ा क्यों नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। देश अरुंधति जैसे लोगों से बहुत बड़ा होता है। अरुंधति जैसे लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत पहले भी था और आगे भी रहेगा। इनसे पहले भी भारत में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जो विभिन्न प्रदेशों को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। खालिस्तान की मांग अब भी उठती रहती है। अलग जम्मू कश्मीर की मांग लगातार जारी है। उत्तर पूर्व के कई प्रदेशों में आजादी की मांग सिर उठाती रही है। इसलिए मसला अरुंधति नहीं है। मसला ये है कि ये देश जिसे हम सब भारत कहते हैं, क्या इस खतरनाक सोच के साथ बचा रह सकता है? और इतिहास है क्या? मशहूर इतिहासकार विल ड्यूरेंट कहते थे कि इतिहास 90% गल्प है, कहानी है और 10% स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान है। तो वो इतिहास है क्या जिसके आधार पर हम किसी देश के वर्तमान का मूल्यांकन करें और कहें कि उसके इन हिस्सों को काट कर अलग कर देना चाहिए? भारत के ही संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनका अस्तित्व है और जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है। इनके अलावा कई भाषाएं ऐसी हैं जिनका अस्तित्व है लेकिन वो अभी भी मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों की शक्ल बदल जाती है। तमाम विविधताओं के साथ भारत क्या है, ये संविधान में परिभाषित है। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और जितने भी राज्य हैं उन्हें पहली अनुसूची में दर्ज किया गया है। ये सब कुछ समझौतों के आधार पर दर्ज हुआ है। शासकों के बीच समझौते हुए हैं। उन समझौतों के आधार पर भारत की सीमाएं परिभाषित की गई हैं। भारत के जंगल, उसकी जमीन, उसकी नदियां, उसके पर्वत और उसके लोग सब कुछ परिभाषित हैं। लोगों की भाषाएं परिभाषित हैं। इसका एक संविधान है, कायदा कानून है, संसद है, विधानसभाएं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो परिभाषित है और जो भारत का मूल स्वरूप है, जब कोई इसे चुनौती देता है तो भारत को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या उसे छोड़ देना चाहिए या फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? और यदि छोड़ दिया गया तो फिर भारत की मूल अवधारणा को चुनौती देने के सिलसिले का अंत कैसे और किस मोड़ पर होगा? ये अलगाववादी प्रवृत्ति नष्ट कैसे होगी? भारत तोड़ने की साजिशों का अंत कैसे होगा? ये कुछ मौलिक सवाल हैं जिन पर विचार करना होगा और इन सवालों को केंद्र में रखकर हम जब अरुंधति के भाषण का मूल्यांकन करते हैं तो लगता है कि उन्हें वो नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा है। उनका भाषण भारत की मूल अवधारणा पर चोट है, उसके स्वरूप, उसकी आत्मा पर चोट है। कोई भी संप्रभु राष्ट्र, देश ऐसी किसी भी चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे किसी मोड़ पर जाकर तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो भारत को भारत मानने से इनकार करते हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, इसके टुकड़े करना चाहते हैं। इस लिहाज से भारत के हर नागरिक को अरुंधति और उनके समर्थकों के सभी तर्कों को सिरे से खारिज करना चाहिए और जो भी
अलगाववाद को बढ़ावा देता है उनके खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। उन्हें कानून और न्याय के दायरे में लाना चाहिए ताकि फैसला हो सके। ये फैसला भी हो सके कि भारत में रहते हुए भारत को खारिज करने का अधिकार फ्री स्पीच के दायरे में आता है या नहीं आता है। भारत को तोड़ने की किसी साजिश या किसी विचार को फ्री स्पीच मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस सवाल पर कि सरकार ने 14 साल बाद अरुंधति के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो मंजूरी दी है वो कहां तक सही है। न्याय में समय का बहुत महत्व है। अरुंधति ने जब ये बयान दिया था और इस बयान के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी थी, ये कार्रवाई उसी समय होनी चाहिए थी। अरुंधति पर 2010 में ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। जब चलाया गया होता तो ये न्याय संगत लगता, लेकिन आज 14 साल बाद उनके इस बयान को आधार बनाकर मामला चलाना न्याय संगत नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 14 साल बाद किसी बयान के आधार पर मुकदमा चलाकर सरकार अरुंधति से कोई ताजा हिसाब चुकाना चाहती है। 14 साल पहले यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अरुंधति ने उस सरकार के खिलाफ भी जोरदार आवाज बुलंद की थी। यहाँ तक कि नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्री पी चिदंबरम के ऑपरेशन ग्रीन हंट की धज्जियां उड़ा दी थी। उसी दौरान अरुंधति ने सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दी थी। फिर भी सरकार ने उनके खिलाफ इस मामले में कोई मुकदमा नहीं चलाया था। तो इसका मतलब आज वो फाइलें खोलने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि 2014 से खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 10 साल उन्होंने देश की अगुवाई कर ली है। जब इन 10 सालों में उनकी सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया तो अब इस पर कार्रवाई करना और अरुंधति को कानून की जद में लाना कहीं से भी उचित नहीं है। इससे बेतुका विवाद पैदा होगा, सरकार की भद्द पिटेगी और जो हासिल होगा उसमें संतोषजनक कुछ भी नहीं होगा। बोले भारत के इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।